ये शराब, चरस या हीरोइन जैसा नशा नहीं था कि वो बहकी बहकी बातें करने लगता। इस गोली ने मेजर उस्मान के जहन को सुला दिया था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस गोली के जरिए लूसी ने इसके जहन पर कब्जा कर लिया था। अब बताओ, उस्मान ने लूसी से पूछा, तुम वहां क्यों गई थी? देखो उस्मान, लूसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, मैं आज तुम पर एक राज फाश करना चाहती हूँ। ये राज सुनकर तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैं कोई बात तुमसे छुपा नहीं सकती। मेरा ताल्लुक इंडिया की इंटेलिजेंस के साथ है। तुमने रॉ का लफ्ज़ तो सुना होगा। हाँ हाँ, उस्मान ने कदरे चौंक कर कहा, फौजी अफसर होकर मैं अगर इस नाम से वाकिफ़ नहीं तो मैं फौजी अफसर भी नहीं। क्या तुम्हारा ताल्लुक रॉ के साथ है? हाँ उस्मान, लूसी ने जवाब दिया, मेरा ताल्लुक रॉ के साथ है और तुम्हारा ताल्लुक भी रॉ के साथ है। मेरा क्यों? उस्मान ने कहा, क्या मैं और तुम दो इंसान हैं? लूसी ने उस्मान को अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें याद होगा कि एक दो मरतबा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शहजादी हो, लेकिन तुम गलत मुल्क में पैदा हो गए हो। मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें सही मानों में शहजादा देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ना बता सकी कि मैं तुम्हें किस तरह शहजादा बनाऊंगी। वो अब बताती हूँ। ये तो तुमने कई बार कहा था कि तुम किसी जज्बे के तहत फौज में नहीं गए थे। तुम्हारे डैडी तुम्हें फौजी अफसर बनाना चाहते थे क्योंकि वो खुद अंग्रेज़ों की फ़ौज के अफसर थे। हाँ हाँ, उस्मान ने कहा, मुझे ये सब बातें याद हैं। तुम बताओ, कहना क्या चाहती हो? अपना मतलब बयान करो। तुम्हारे हाथ में ख़जाना है, लूसी ने कहा। यह ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तुम इसमें से जितना भी खर्च करोगे इससे ज़्यादा पाओगे। लूसी ने इसे तफसील से बताया कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट बन जाए तो इसे क्या करना होगा और इसे इसका कितना मुआवजा मिलेगा। दौलत के साथ दुनिया की बेहतरीन शराब और इंतहाई हसीन और दिलकश लड़कियां मिलेंगी। लूसी का एक एक लफ्ज़ उस्मान के दिल में उतरता जा रहा था। ये इस नशे का असर था जो लूसी ने इस पर तारी कर दिया था। यह ऐसा नशा था जो मेजर उस्मान जैसी शख्सियतों पर ही तारी हुआ करता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही नशे के मुतलाशी और नशे ही होते हैं। ये ऐसी कमज़ोर शख्सियतें होती हैं जो इस किस्म की दिलकश लड़कियों की सैर अंगेज़ बातें सुनकर अपने पैदा करने वाले को भी भूल जाते हैं। लूसी तो इस फन की माहिर थी। कुदरत ने इसे हर इस हथियार से लेस कर रखा था जो उस्मान जैसे आदमियों को ज़रा सी कोशिश में घायल कर दिया करता था। लूसी का हुस्न कोई गैर मामूली हुस्न नहीं था। इस मुल्क में इससे कहीं ज़्यादा हसीन लड़कियां मौजूद थीं। वीना ही को देखकर अंदाज़ा होता था कि लूसी से कहीं ज़्यादा हसीन है, लेकिन वीना एक जंजीर थी, एक रुकावट थी और वो एक हकीकत थी। और फिर इसमें एक गलती ये थी कि इसने दो बच्चे जनकर उस्मान को कुछ जिम्मेदारियों में जकड़ दिया है। इसके मुकाबले में लूसी इस फन की माहिर थी जो एक नज़र में जिम्मेदारियों की बड़ी मजबूत जंजीरें तोड़ दिया करता है। इसके पास लज्जत थी और फरार के रास्ते थे, अदाकारी ऐसी जिन पर हकीकत और कुदरती बेसाख्तगी का गुमान होता था। वो जब जज्बाती होती थी तो उस्मान तो कुछ भी कर गुजरता था। रेत की ढेरी थी, किसी जाहिद और पारसा की भी कस्में टूट जाती हैं। ड्राइंग रूम के बंद कमरे के अंदर नरमो गुदास सोफे पर लूसी ने अपने जिस्म का और अपनी ज़ुबान का जो जादू चलाया, इसने मेजर उस्मान को इसके जिस्म में जज़ब कर दिया। उस्मान रिटायर हो चुका था। लूसी एक हसीन ख्वाब थी जिसे कोई बेदार नहीं होना चाहता था। लूसी पहले मरहले में कामयाब थी, अब इसने दूसरे मरहले का आगाज़ किया। वो इस तरह कि उस्मान को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ लाने लगी। ये ख्याल रखना उस्मान, लूसी ने कहा, वीना को शक न गुजरे कि मैं तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि इसके साथ मेरा तारुफ हो गया। तुम कितने दिन यहाँ हो? मैं इसे अपने करीब करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो तुम्हें गुमराह करेगी। क्या तुम लाहौर वापस आ जाओगी? मेजर उस्मान ने लूसी से पूछा। आखिर वहीं आना है, लूसी ने जवाब दिया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आऊँगी क्योंकि वहाँ मेरे लिए ख़तरा पैदा हो गया है। वहाँ मैं पहचानी गई हूँ। वीना के भाई और तुम्हारे फौजी दोस्त मुझे पकड़वा देंगे। एक बात बताओ, उस्मान ने पूछा, क्या तुम्हें वाकई वीना के भाइयों और मेरे फौजी दोस्तों ने अगवा किया था? हाँ, लूसी ने जवाब दिया, उन्होंने अगवा किया था और वो इस कमरे में मेरे पास आए थे। अब ये बताओ, उस्मान ने पूछा, क्या उन्होंने वाकई तुम्हारी आबरू रेजी की थी? नहीं उस्मान, लूसी ने जवाब दिया, अब जबकि तुम मेरे साथी बन गए हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। इनमें से किसी एक ने भी कोई बेहुदा हरकत नहीं की थी। मेरे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाया था। अलबत्ता इस नौकर को मैंने अपने जिस्म की रिश्वत दी थी जिसने मुझे वहाँ से निकाला था। इसके बगैर मैं वहाँ से निकल नहीं सकती थी। वो नौकर कहाँ गया? इसकी तो हड्डियां भी खाक हो चुकी होंगी, लूसी ने जवाब दिया। मेरे आदमी इसकी लाश नहर में फेंक गए थे और ये कत्ल इस तरह हजम हो गया जिस तरह पाकिस्तान में लोग कत्ल होते हैं और कातलों का कोई सुराग नहीं मिलता। उस्मान, हम ये ताकत तुम्हें भी देंगे। तुम जिसे चाहो कत्ल करोगे और पकड़े नहीं जाओगे।
मैं एक बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अपने दोस्तों से बच के रहना, वो मुखलिस और सच्चे पाकिस्तानी हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम भोलेपन में इन्हें अपना राज दे दो और फंस जाओ। उस्मान जब वापस होटल में आया तो इसकी चाल ढाल में कुछ और ही जोश और कुछ और ही अंदाज था। वीना को इसने गले लगा लिया, लेकिन इस पर ऐसी कैफियत तारी थी कि वीना के जिस्म से उसे लूसी के जिस्म की बू आती थी। वो अभी तक वही ख्वाब देख रहा था जो इसे लूसी ने दिखाए थे। क्या करके आए? वीना ने पूछा। लूसी मिली? हाँ, उस्मान ने जवाब दिया। उसके पास बैठा रहा हूँ, लेकिन इतनी चालाक लड़की है कि इसने पता नहीं चलने दिया कि वो सिंध के इतने दूर दराज इलाके में क्यों गई थी। लेकिन वीना, मैं इसकी असलियत मालूम करके ही रहूँगा। मेजर उस्मान लूसी के खिलाफ बातें करता रहा। वो दरअसल वीना को धोखा दे रहा था, लेकिन ये बातें करते करते वो हकीकी तौर पर लूसी के खिलाफ हो गया, जैसे वो अचानक मुखलिस पाकिस्तानी बन गया हो। अपने दुश्मन मुल्क का जासूस बन जाना ऐसा इकदाम नहीं कि ज़मीर इसे फ़ौरन कबूल कर लेता। होटल के कमरे में जब अपनी बीवी और मासूम बच्चों में वो बैठा हुआ था तो इसे महसूस हुआ जैसे ये मासूम बच्चे इस पर तंज कर रहे हों कि ये देखो हिंदुओं का जासूस बैठा है। इसे यूं लगा जैसे वो अपने मासूम बच्चों पर बमबारी और तोपों की गोलाबारी करवा देगा। इसकी शख्सियत जो दरअसल पहले ही कटी फटी थी, दो हिस्सों में बट गई और इसके अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। एक हिस्से पर लूसी गालिब थी और दूसरे पर वीना और दो मासूम बच्चे। वो अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगा। क्यों? वीना इसके पास आकर बैठ गई और बड़े प्यार से पूछा। कुछ परेशान से दिखाई देते हो। नहीं तो, उस्मान ने सर झटक कर जवाब दिया और अपने चेहरे पर खुशगवार सा तासुर पैदा कर लिया। वीना को अपने एक बाजू के घेरे में लेकर बोला, तुम हो तो परेशानी कैसी? ये तो आपने ज़रूर सोचा होगा। वीना ने कहा कि हमारे साथ जो वाक़या हुआ है ये कोई मामूली वाक़या नहीं। एक फ़ौजी अफसर का पूरी फैमिली के साथ अगवा हो जाना, और वो भी अपने ही मुल्क में, ये अखबारों में आने वाली खबर है और इस खबर से GHQ और गवर्नमेंट के हलकों में तहलका बर्पा हो जाना चाहिए। सिंध इंडिया का सूबा तो नहीं, पाकिस्तानी इलाका है। मैं इस किस्म के अगवा और डाकुओं की खबरें पढ़ती रहती हूँ, लेकिन जब मैं खुद अगवा हुई तो एहसास हुआ कि ये मामला कितना तशवीशनाक है। इसके साथ एक जवान साल लड़की का वहाँ जाना और एक इशारे से हमें रिहा करा लेना कोई मामूली बात नहीं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक रोज़ सिंध बड़े आराम से इंडिया का सूबा बन जाएगा और यहाँ जितने पाकिस्तानी यानी गैर सिंधी होंगे वो सब मशरक़ी पाकिस्तान की तरह इंडिया के कैदी होंगे। और ज़रा गौर करो उस्मान कि ये मामला किस कदर संगीन है। इस लूसी को गिरफ्तार करवाना है और आप ये मामला अपने आप तक महदूद न रखें। हमारी जानें और इज़्ज़त तो बच गई है, लेकिन सोचिए कि पाकिस्तान किस खतरे में आया हुआ है। हम अपनी ज़ाती इज़्ज़त, जान और माल पाकिस्तान पर कुर्बान कर सकते हैं और करना चाहिए। उस्मान यूं वीना के मुंह की तरफ देख रहा था जैसे छोटा सा कोई बच्चा हो जो कुछ समझने की अहलियत न रखता हो, बात करने वाले के मुंह की तरफ देख रहा हो, या जैसे कोई अहमक हो और दानिश्वर की बात समझने की कोशिश न करते हुए सुन रहा हो। उस्मान पर लूसी ने जो नशा तारी कर दिया था वो उतर रहा था और अब इस पर वो कैफियत तारी हो रही थी जो नशा उतरने के बाद हुआ करती है और जो डिप्रेशन से मिलती जुलती है। आहिस्ता आहिस्ता उस्मान के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होने लगे। उस्मान, वीना ने उस्मान की अंदरूनी कैफियत को समझे बगैर कहा, क्या आपकी गैरत ने यह गवारा कर लिया है कि आपको आपकी जवान बीवी और मासूम बच्चों के साथ अगवा कर लिया जाए? खुदा की कसम मैं मर्द होती तो न जाने किस इंतहा तक पहुँचकर इंतकाम लेती। लूसी आपके हाथ में है। मैं ये तो कभी मशवरा नहीं दूंगी कि आप इस लड़की का गला घोंट दें। मैं जानती हूँ कि इस अकेली को मार डालने से इसका पूरा ग्रोह ज़मीन के नीचे चला जाएगा। फिर भी आप इस लड़की को अपने हाथ में रखें और किसी न किसी तरह इससे इसके साथियों की निशानदेही करवाएं। वही तो मैं कर रहा हूँ, उस्मान ने उखड़े हुए से लहजे में कहा, जैसे इसके दिल में कुछ और हो और मुंह से कुछ और निकल गया हो। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ, वीना ने कहा। क्या हिंदू में ये जुर्रत पैदा हो गई है कि इसने पाकिस्तान की ज़मीन को अपने बाप दादा की जागीर समझ लिया है और इस मुल्क को अपने जासूसों, तकरीबकारों और लूसी जैसी लड़कियों से भर दिया है? आपको तो रातों को भी नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी दो हैसियतें हैं, एक तो आप मेरी तरह और हर पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तानी हैं, और दूसरी हैसियत ज़्यादा अहम है, वो ये कि आप फौजी अफसर हैं और ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि मुल्क को दुश्मन से बचाएं। दुश्मन ख़ास ज़मीन के नीचे से हमला आवर हो या अपनी जंगी ताकत से हमला करे। मैं जानता हूँ वीना, उस्मान ने पहले से ज़्यादा उखड़ी हुई और ज़रा कांपती हुई सी आवाज़ में कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा एहसास है। देखो मैं क्या करता हूँ। ये तो आप बेहतर समझते हैं क्या करना चाहिए, वीना ने कहा। मैं ये मशवरा देती हूँ कि यहाँ अपनी इंटेलिजेंस ISI का दफ्तर तो ज़रूर होगा, वहाँ जाएं और इन्हें बता दें। मेरा ख्याल है वो कोई बेहतर तरीका सोच सकेंगे।
उस्मान चौंक उठा और इसने वीना की तरफ देखा, फिर इसकी नज़रें झुक गईं। पाक आर्मी के एक मेजर को सबसे पहले यही करना चाहिए था कि वो ISI को इस वाक़े की तफसील सुनाता और फिर कहता कि ये लड़की इसके हाथ में है और ये कि इस लड़की और इसके ग्रोह की निशानदेही के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस्मान ने सोचा भी यही था, लेकिन लूसी ने इसे अपने तलीसम में गिरफ्तार कर लिया और उस्मान की अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो लूसी के ग्रोह में शामिल हो गया। वीना ने बातें की तो उस्मान उल्टे पांव पीछे को चल पड़ा। इसने देखा कि वीना कमरे में टहल रही थी। कभी वो खिड़की के सामने जा खड़ी होती और बाहर देखने लगती। होटल का ये कमरा दूसरी मंजिल पर था, जिसकी खिड़की से कराची का शहर दूर दूर तक नजर आता था। सड़कों और फुटपाथों पर लोगों का जमे गफीर इधर उधर आ जा रहा था। इस हुजूम में बूढ़े भी थे, जवान भी, औरतें भी थी, बच्चे भी। वीना इस मुतहर्रक हुजूम को देखती रही। वो यकलख्त पीछे को मुड़ी और उस्मान को देखा। उस्मान, वीना ने जज्बात की शिद्दत से कदरे लरसती हुई आवाज़ में कहा, हमने ये मुल्क लाखों जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया है। वीना ने कमरे में खेलते हुए अपने दोनों बच्चों की तरफ इशारा किया। कौम ने इतने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान किए हैं, क्या एक आवारा और बदकार लड़की की वजह से इन मासूमों की कुर्बानियां रायगा जाएंगी? अपने इन बच्चों को देखें उस्मान, और फिर इस खिड़की में खड़े होकर बाहर देखें। ये वो कौम है जिसने ज़रबे कलीमी से बर्रे सगीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन मैं इन कुर्बानियों को सोचती हूँ जो कौम ने पाकिस्तान की खातिर दी थी। आज इस मुल्क के वजूद में हिंदू जैसे दुश्मन के पंजे गहरे उतर रहे हैं। कुछ करो उस्मान, कुछ करो और जल्दी करो। कर रहा हूँ वीना, उस्मान ने कहा, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उस रात उस्मान अच्छी तरह सो भी न सका। उसके जहन में शदीद कशमकश जारी थी। कभी तो इसे यूँ महसूस होता जैसे इसकी ज़ात में 2 इंसान लड़ रहे हैं और एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। सुबह आँख खुली तो सबसे पहले इसे लूसी का ख्याल आया। नीम बेदारी के आलम में इसे अजीब सा सुकून और सरूर सा महसूस हुआ। वीना जो कुछ देर पहले की जागी हुई थी, बाथरूम से निकल कर कमरे में आई तो उस्मान की नज़र इस पर पड़ी। उस्मान यूं बुझ के रह गया जैसे किसी ने जलता चिराग फूंक मार कर बुझा दिया हो। उस्मान के जहन में वीना की बातें गूंजने लगीं। फिर इसे अपने दोनों बच्चे नजर आए। बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, पलंग पर छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था जो अभी बैठ भी नहीं सकता था। उस्मान को दोनों बच्चे इतने प्यारे लगे कि वो अपने दिल पर जो गिरफ्त सी और जो बोझ सा महसूस कर रहा था वो उतर गया, और वीना इसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और दिलकश नजर आई। वो उठा और खिड़की खोल कर बाहर देखने लगा। अपने बच्चों को देखें। उस्मान के जहन में वीना के गुज़श्ता शाम वाले अल्फाज गूंजने लगे। इस खिड़की में खड़े होकर देखें। ये वो कौम है जिसने ज़रबे कलीमी से बर्रे सगीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन मैं इन कुर्बानियों को सोचती हूँ। उस्मान तेज़ी से पीछे को मुड़ा। देखना वीना, उस्मान ने पुरज़म लहजे में कहा, मुल्क के इन दुश्मनों को मैं अपने हाथों गोली मार दूंगा। जज्बात में आकर नहीं उस्मान, वीना ने कहा, सोच समझ कर कोई फ़ैसला करना, जोश में आकर इस केस को बिगाड़ न देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस्मान के वजूद में एक पाकिस्तानी बेदार हो गया। अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल के कमरे में सगीर पहले की तरह बेड पर लेटा हुआ था। जख्म खासा बेहतर हो गया था और सगीर कमरे में चल फिर भी सकता था, लेकिन तेज़ चलना भी मुश्किल था क्योंकि ज़ख्म में दर्द शुरू हो जाता था। फिर भी इसने अपने फ़रार के इरादे के पेश नज़र तेज़ चलने की कोशिश शुरू कर दी। 2 बार खालदा कमरे में आई तो इसे चलते देखा। खालदा ने इसे सख्ती से मना किया कि वो इतना ज़्यादा न चले। खालदा को खुश करने के लिए वो बेड पर बैठ गया। इसके कमरे के बाहर जो आदमी मौजूद रहता था वो पहले ही सगीर के साथ बेतकल्लुफ़ हो गया था, लेकिन अब सगीर ने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बेतकल्फ़ी शुरू कर दी और इसके साथ ऐसी बातें करने लगा जिससे ये जाहिर करना मकसूद हो कि वो इंडिया में आकर बहुत खुश है और बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारेगा। बहरहाल वो कैदी तो था नहीं, फिर भी सगीर ने इस आदमी को पहले से ज़्यादा एतमाद में ले लिया। तुम्हें खामखा मेरे साथ बांध दिया गया है। पिछली रात सगीर ने इस आदमी से कहा, रात को तुम अपने घर चले जाया करो। ये तो मैंने देख लिया है सगीर साहब, इस आदमी ने कहा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ मेरे महकमे का कोई ना कोई अफसर निकलता है। रात को मैं साथ वाले कमरे में सोता हूँ और 2-3 मरतबा उठकर आपको देख लेता हूँ। ये तो मैं जानता हूँ कि आप कैदी नहीं, लेकिन आपकी देखभाल के लिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। सुबह पहले हिंदू मेजर डॉक्टर आया और सगीर से हाल अहवाल पूछा। सगीर ने बताया कि ज़ख्म का दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने दर्द की गोलियां लिख दी और सगीर को तसल्ली दी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस मेजर डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर अब्दुल रशीद आ गया और इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सगीर भाई, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा, मैंने रात को आपका सारा इंतज़ाम कर दिया है।
मेरे घर वाले और मेरे दोस्त आपको अपने यहाँ रखने पर ना सिर्फ आमादा हो गए हैं, बल्कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी की मदद करने का इन्हें मौका मिला है। और जब मैंने इन्हें बताया कि ये पाकिस्तानी किस नौइयत का है, तो वो और ज़्यादा खुश हुए कि वो हिंदू के एक हरबे को बेकार कर देंगे। आज रात 12 बजे के बाद आप यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहें। गेट तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, आगे गाड़ी का इंतज़ाम है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सगीर ने कहा, और कोशिश करूँगा कि गेट तक इस तरह पैदल चलूँ कि किसी को शक ना हो कि ज़ख्मी या मरीज़ हूँ। रात 12:30 बजे के लगभग डॉक्टर अब्दुल रशीद सगीर के कमरे में आया। वो आदमी जो सगीर के पास रहता था, साथ वाले कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। इसने सुबह तक जागना ही नहीं था, हालांकि रात कम से कम 3 मरतबा उठकर सगीर को देखा करता था। इस रात इसकी गहरी नींद का इंतज़ाम इस तरह किया गया कि शाम के खाने के बाद 8:30-9 बजे के दरमियान सगीर ने चाय की 2 प्यालियाँ मंगवाईं और इस आदमी की नज़र बचाकर एक प्याली में नींद की गोली जो डॉक्टर रशीद इसे दे गया था डाल दी और इसे अच्छी तरह हिलाकर सगीर ने इस आदमी को पिला दी। ये लो भाई, सगीर ने इसे कहा, आओ बैठो, चाय पियो और गपशप लगाओ। मैं तो अकेले घबरा जाता हूँ, खुदा जाने कब यहाँ से जान छूटेगी और इंडिया की सैर करने के काबिल होऊंगा। इस आदमी ने बड़े मज़े ले लेकर चाय पी थी और सगीर के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। वो ज़्यादातर पाकिस्तान के मुतल्लिक बातें पूछता था और कहता था कि वो पाकिस्तान में जाना चाहता है। बातें करते करते उसने ऊँघ महसूस की। आज तो मुझे भी कुछ जल्दी ही नींद आने लगी है, इस आदमी ने जमाई लेते हुए कहा और उठकर चला गया। इसे बड़ी तेज़ ख्वाबावर गोली दी गई थी। सुबह सूरज निकलने तक इसकी आँख खुलने का खतरा नहीं था। डॉक्टर रशीद सगीर को एक ओवरकोट और एक जिना कैप और शलवार कमीज़ देकर और इसे ये बता कर कि इसने क्या करना है, कमरे से निकल गया था। सगीर ने अस्पताल के कपड़े उतार कर शलवार कमीज़ पहनी, ऊपर ओवरकोट पहना और सर पर टोपी रखी। उसके अपने शूज़ भी थे जो पलंग के नीचे रखे हुए थे और ये शूज़ पहन लिए और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल गया। वो यूं टहलता हुआ जा रहा था जैसे किसी काम से कोई अजनबी अस्पताल में आया हो। इसने ये भी ख्याल रखा कि लंगड़ा करने चले। खुरामा खुरामा चलता हुआ अस्पताल की बिल्डिंग से निकला और गेट की तरफ चलने लगा। वो खासे अरसे से इंडियन इंटेलिजेंस में था। इसे ख़ास किस्म की ट्रेनिंग भी दी गई थी जो इस मौके पर इसकी मदद कर रही थी। वो चलते चलते रुकता और इधर उधर देखता और फिर चल पड़ता। किसी को शक तक नहीं होता था कि ये कोई मरीज़ है और अस्पताल से फ़रार हो रहा है। अस्पताल की अलील फ़िज़ा में खामोशी थी। गेट पर एक चौकीदार स्टूल पर बैठा हुआ था और फौजी संतरी गेट के साथ बने हुए कमरे में बैठा हुआ था। रात के उस वक़्त उसका कोई काम न था। सगीर गेट तक पहुंच गया। गेट बंद था। सगीर ने चौकीदार को इशारे से बुलाया। बाहर देखो, सगीर ने इसे अफसराना लहजे में कहा। एक सफ़ेद सुजुकी कार आई होगी, ड्राइवर से कहो मैं आ गया हूँ। सगीर ने ज़रा दरिस्त लहजे में कहा, कम वक्त इतनी देर से गाड़ी लाया है। चौकीदार ने गेट खोला और बाहर निकला। सगीर भी आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट से निकल गया। गेट से कुछ दूर एक तरफ सुजुकी कार खड़ी थी। चौकीदार ने इस कार की तरफ हाथ से इशारा किया। सगीर इस कार की तरफ चल पड़ा और चलते चलते चौकीदार से कहा कि वो अपनी ड्यूटी पर बैठ जाए। कार स्टार्ट हुई और सगीर की तरफ आई। सगीर कार की तरफ जा रहा था। कार इनके करीब आकर रुकी। पिछला दरवाज़ा खुला और सगीर पिछली सीट पर बैठ गया। इस सीट पर एक आदमी बैठा था, अगली सीट पर एक और आदमी और इसके साथ एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। इन तीनों ने सगीर को अस्सलाम वालेकुम कहा और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी।